हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे सेमी रिजिड थोरेकोस्कोपी कैसे करते हैं। इसका हम आज लाइव प्रोसीजर देखेंगे। अगर मेडिकल थोरेकोस्कोपी की बात करें तो ये दो टाइप से की जाती है, एक रिजिड थोरेकोस्कोपी की जाती है, एक सेमी रिजिड थोरेकोस्कोपी की जाती है। रिजिड थोरेकोस्कोपी कैसे यूज की जाती है इसका मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके चेक कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे सेमी रिजिड थोरेकोस्कोपी। तो इसको करने से पहले हमें पेशेंट से कंसेंट लेनी है, उसकी लैंग्वेज में। अगर वो हिंदी जानता है तो हिंदी में लेनी है, अगर इंग्लिश जानता है तो इंग्लिश में लेनी है। और कंसेंट में बताना है कि इसका इंडिकेशन क्या है, इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है और पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस क्या है। इंडिकेशन क्या होते हैं? इंडिकेशन होता है प्लूरल फ्यूजन ऑफ अनडायग्नोस्ड ईटियोलॉजी। ऐसा प्लूरल फ्यूजन जिसकी हमें ईटियोलॉजी नहीं पता लग पाई है बाय नॉन इन्वेसिव मेथड्स। जीन एक्सपर्ट नेगेटिव है, मैग्नेटिक साइटोलॉजी नेगेटिव है, तो ऐसे प्लूरल फ्यूजन को हमें मेडिकल थोरेकोस्कोपी से डायग्नोज करना चाहिए। दूसरा है, अगर पेशेंट लंग कैंसर का है और साथ में इफ्यूजन है तो स्टेजिंग पर्पज से हम लोग मेडिकल थोरेकोस्कोपी कर सकते हैं। अगर प्लूरल फ्यूजन मैलिग्नेंट आता है तो स्टेज 4 हो जाएगा, अगर इसमें मैलिग्नेंट नेगेटिव आता है तो ये डाउन स्टेज हो जाएगा। तो स्टेजिंग पर्पज से भी हम कर सकते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन, इसके जो एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन है वो है लैक ऑफ प्लूरल स्पेस। अगर प्लूरल स्पेस नहीं है, प्लूरल फाइब्रोसिस हो गई है, बहुत ही नैरो स्पेस है, तब हमें मेडिकल थोरेकोस्कोपी नहीं कर सकते, क्योंकि हमें स्पेस चाहिए। पेशेंट अगर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में है, टाइप रेस्पिरेटरी फेलियर में है, तब हम उसको नहीं कर सकते, एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन है। अनकरेक्टेबल कोगुलोपैथी, मान लो पेशेंट का प्लेटलेट काउंट बहुत कम है, पीटी आईएनआर बहुत ज़्यादा डीरेज्ड है, तो ऐसे पेशेंट में मेडिकल थोरेकोस्कोपी नहीं करनी चाहिए। एंड लैक ऑफ इन्फॉर्म कंसेंट, अगर पेशेंट कंसेंट नहीं दे रहा है और घर वाले कह रहे हैं कि करो, तो ऐसे पेशेंट में भी नहीं करना चाहिए। ये एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन है। रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन, अगर पेशेंट लेटरल पोजीशन पे नहीं लेट पा रहा है, क्योंकि थोरेकोस्कोपी लेटरल पोजीशन में की जाती है, अगर पेशेंट नहीं लेट पा रहा है तो ऐसे में हम लोग थोरेकोस्कोपी नहीं कर सकते। रेफ्रैक्टरी कफ, पेशेंट खांसी किए जा रहा है तो ऐसे पेशेंट में भी अवॉइड करना चाहिए। शॉर्ट सर्वाइवल, पेशेंट का सर्वाइवल बहुत कम है, मतलब लग रहा है कि पेशेंट को एक्सटेंसिव मैलिग्नेंसी है और पेशेंट महीने 2 महीने में एक्सपायर हो जाएगा, तो ऐसे पेशेंट में इन्वेसिव प्रोसीजर अवॉइड करना चाहिए। पेशेंट अनस्टेबल कार्डियोवैस्कुलर हीमोडायनामिक स्टेटस, पेशेंट को मान लो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, पेशेंट को हार्ट अटैक आया है, कोरोनरी आर्टरी सिंड्रोम है, ऐसे पेशेंट में हमें अवॉइड करना चाहिए। पल्मोनरी आर्टरियल हाइपरटेंशन, मॉर्बिड ओबेसिटी बड़ा मुश्किल होता है करने में, तो ये रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन है। सीवियर पल्मोनरी फाइब्रोसिस, तो ये रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन है। कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेशन यूजली माइनर होते हैं, लेस देन 5% पेशेंट में कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और उसमें से लगभग लेस देन 1% सीवियर कॉम्प्लिकेशन होते हैं। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होते हैं? पेन हो सकता है बायोप्सी साइड पे, या हम आईसी डालेंगे उस साइड पेन हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, थोरेकोस्कोपी कर रहे होते हैं तो हो सकता है कोई आर्टरी वगैरह फट जाए तो उससे ब्लीडिंग हो सकती है। ब्रोंकोप्यूलर फिस्टुला हो सकता है, अगर आपने थोरेकोस्कोपी करते समय आपने वेस्लर प्लूरा आपने पंक्चर कर दिया तो बीपीएफ हो सकता है। री एक्सपेंशन पल्मोनरी एडिमा, तो हमें ध्यान रखना है जब थोरेकोस्कोपी करते हैं तो फ्लूइड बहुत धीमे धीमे सक करना चाहिए, तो जिससे क्या है कि री एक्सपेंशन पल्मोनरी एडिमा से हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि ये एक सीरियस कॉम्प्लिकेशन है। एम्पाइमा, तो अगर आपने पेशेंट हाइजीन अच्छी नहीं रखी तो जो बाद में इफ्यूजन होता है उसमें पस बन जाता है, दैट इज एम्पाइमा। डेथ, डेथ इज एक्सट्रीमली अनकॉमन, रेयर, 1000 में से 1 की डेथ होती है, अदरवाइज ये सेफ प्रोसीजर है। प्री प्रोसीजर रिक्वायरमेंट क्या होती हैं? पेशेंट को बोलना है कि नील ओरल रहे, एटलीस्ट 4 आवर्स फॉर सॉलिड एंड 2 आवर्स फॉर लिक्विड। गाइडलाइन 6 घंटे कहती हैं, लेकिन 4 घंटे और 2 घंटे इस सफिशियंट होता है। अगर पेशेंट नॉन डायबिटिक है और एंटी डायबिटिक ड्रग्स पर है तो उसको बोलना है कि मॉर्निंग ड्रग जो डायबिटिक ड्रग है वो स्किप कर दे, अदरवाइज पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया होने के चांस रहते हैं। अगर पेशेंट हाइपरटेंसिव है तो उसको बोलना है कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग सुबह लेकर आए, क्योंकि थोरेकोस्कोपी करते समय उसका बीपी और ज्यादा बढ़ने के चांस है, इसलिए वो लेकर ही आना है। पेशेंट अगर एंटीकोगुलेंट ड्रग्स पर है तो ड्रग्स के
मतलब अनुसार हमें उसको बंद करना होगा। अगर पेशेंट लॉन्ग एक्टिंग मान लो क्लोपिडोग्रेल ले रहा है तो उसको 5 दिन पहले बंद करते हैं। अगर पेशेंट वारफिनिन ले रहा है तो 5 दिन पहले बंद करते हैं। अगर न्यूअर एंटीकोगुलेंट ले रहा है जैसे एपिक्सावेन, रिवोक्सावेन, एटलीस्ट 2 दिन पहले बंद करना है। अगर पेशेंट लो डोज एस्प्रिन ले रहा है तो ऐसे में आप मॉर्निंग डोज स्किप कर दीजिए और आप कंटिन्यू भी रह सकते हैं। तो लो डोज एस्प्रिन से ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। जब पेशेंट प्रोसीजर के लिए आएगा तो पेशेंट को ध्यान रखना है कि एक्सरे लेके आना है, सीटी स्कैन लेके आना है, सारी जांचें लेके आनी है, ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराना है, सीबीसी कराना है प्लेटलेट काउंट देखने के लिए, हीमोग्लोबिन देखने के लिए, एलएफटी, शुगर, पीटीआईएनआर और फिर वायल मार्कर एचआईवी का टेस्ट, एचबीएस, एजी और ये हेपेटाइटिस सी और बी सब कराना है। जिस दिन पेशेंट का प्रोसीजर होना है उस दिन क्या करना है, उस दिन हमें सबसे पहले लिग्नोकेन टेस्ट करना है, सेंसिटिविटी टेस्ट। तो कुछ पेशेंट को लिग्नोकेन से हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस होती हैं, तो कैसे करेंगे, 0.1 ml लिग्नोकेन ले लीजिए और इंसुलिन सिरिंज से यहाँ पे उस पर लगा दीजिए हाथ पे। अगर रिएक्शन होगा तो यहाँ पे व्हील और इंड्यूरेशन बन जाएगा। ऐसे पेशेंट में लिग्नोकेन फिर नहीं यूज करना है। पेशेंट की आईवी लाइन सिक्योर होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग कॉन्शियस सेडेशन देना है या कॉम्प्लिकेशन होता है तो आईवी लाइन होना बहुत जरूरी है। पेशेंट्स का वाइटल मॉनिटरिंग करना है, पेशेंट को मल्टीपैरा मॉनिटर अटैच करना है जिसमें कि बीपी, पल्स रेट, SpO2 कंटिन्यूसली मॉनिटर होता रहेगा। ऑक्सीजन साइड में रखना है, अगर पेशेंट का ऑक्सीजन फॉल होता है, बिलो 90% जाता है तो ऑक्सीजन लगाना है, या 4% कम हो जाता है तब हमें ऑक्सीजन लगाना है। अब मेडिकेशन क्या यूज करते हैं, सबसे पहले यूज करते हैं लिग्नोकेन। ये हम लोग 1% लिग्नोकेन विद एड्रेनालिन यूज करते हैं। कितना यूज करते हैं, मैक्सिमम जो लिमिट होती है वो 8 मिलीग्राम पर केजी लिमिट होती है, इससे ज्यादा में यूज नहीं करना चाहिए। जो लोग यूज करते हैं लोकल इन्फिल्ट्रेशन के लिए, जहां पर थ्रोम्बोस्कोपी करते हैं उस साइड को अच्छे से हम लोग लोकल एनेस्थीसिया देते हैं। जाइलोकेन जेली यूज करते हैं लुब्रिकेशन पर्पज से, जब जो ट्रोकार होता है उसको लुब्रिकेट करने के लिए हम लोग 2% जाइलोकेन जेली यूज करते हैं। फिर यूज करते हैं कॉन्शियस सेडेशन, जो प्रोसीजर होता है वो कॉन्शियस सेडेशन में होता है। इसका मतलब पेशेंट जगा रहेगा लेकिन सेडेटेड रहेगा। इसके लिए हम लोग मिडाजोलिन यूज करते हैं 1 to 2 मिलीग्राम स्लो आईवी, पहले 1 मिलीग्राम देते हैं, जरूरत पड़ती है तो 2 मिलीग्राम देते हैं। फिर फेंटानिल, फेंटानिल क्या है कि पेन किलर होता है, स्ट्रॉन्ग पेन किलर, तो इसमें हम लोग 50 माइक्रोग्राम से 200 माइक्रोग्राम तक देते हैं। तो पहले 50 माइक्रोग्राम देते हैं, 1 ml देते हैं और फिर धीरे धीरे बढ़ाते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। तो ये हम लोग कॉन्शियस सेडेशन में करते हैं। तो प्री प्रोसीजर प्लानिंग इतना ही। अब चलिए ओटी में चलते हैं और इंस्ट्रूमेंट के बारे में देखते हैं और हम लोग प्रोसीजर देखेंगे कैसे करते हैं। चलिए, तो थोरेकोस्कोपी में क्या क्या थिंग्स चाहिए हमें जो हमारे टेबल पर होने चाहिए और देखना, ठीक है। तो ये आर्टरी फोर्सेप हो गया, आर्टरी फोर्सेप, नीडल होल्डर, ये सर्जिकल ब्लेड प्रिफरली 11 साइज, ये ट्रोकार, ट्रोकार होता है ये सेमी फ्लेक्सिबल होता है जिससे हमारा जो स्कोप है वो डैमेज नहीं होगा। फिर इंजेक्शंस में क्या चाहिए हमें, 1% जाइलोकेन विद एडिनालिन, मिडाजोलम कॉन्शियस सेडेशन के लिए, फेंटानिल, ये फेंटानिल है। बाकी कभी कभार कॉम्प्लिकेशन ब्लीडिंग होता है उसके लिए हमें टेनेस्मिक एसिड भी हम लोग रखते हैं। फिर सूचर हो गया, फिर ये आईसीडी है 24 साइज की, ये आईसीडी बैग है जो बाद थोरेकोस्कोपी बाद में आईसीडी डालेंगे तब के लिए है। ये प्रोविडोन आयोडीन हो गया, ये स्पिट हो गया। तो ये सब सामान हमारे ट्रॉली पे होना चाहिए। ये थोरेकोस्कोपिक यूनिट है, इसमें ये लाइट सोर्स है और ये प्रोसेसर है, ये मॉनिटर है। इसको हम लोग अब ऑन करेंगे, इस तरह से ऑन होता है। इसमें ये स्कोप है, इसको सेमी-रिजिड स्कोप बोलते हैं क्योंकि इसका जो डिजिटल पार्ट होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, इस तरह से ये है ना। इसके पार्ट्स क्या क्या हैं, यहाँ पर सक्शन पोर्ट लगता है जिससे कि हम फ्लूइड एस्पिरेट करते हैं। ये मैनुअल आगे पीछे करने के लिए होता है, एंटीरियर पोस्टीरियर, इस तरह से ये। इसको हम नीचे करेंगे
तो ये एंटीरियर में जाएगा। अगर नीचे की ओर करेंगे, ऊपर की ओर करेंगे तो पोस्टीरियर में जाएगा। इसमें ये 160 डिग्री ऊपर जाता है, 160 डिग्री, और जो बैकवर्ड बेंडिंग होती है वो 130 डिग्री होती है। ये वाला वर्किंग चैनल है, जिसके अंदर से बायोप्सी, फोर्सेप या कुछ नॉर्मल सिलेंडर डाला हो, इसके थ्रू डालते हैं। अगर इसकी टिप को ध्यान से देखेंगे, इसमें 4 छेद दिखाई दे रहे हैं। इसमें ये वर्किंग चैनल है जिसका डायमीटर 2.8 mm होता है। जो 2 छेद दिख रहे हैं ये लाइट सोर्स है, 2 छेद दिख रहे हैं, लाइट सोर्स है। और जो ये वाला है एंटीरियर साइड में है, ये वाला टेलीस्कोपिक लेंस होता है, जिससे कि चीज़ें हमें बड़ी दिखाई देती हैं और मॉनिटर पर डिस्प्ले होती हैं। तो ये एंटीरियर पोस्टीरियर करने के लिए थंब से होता है, और अगर लेटरल हमें मूवमेंट करना हो तो रिस्ट मूवमेंट से होता है। तो ये बात थ्रोस्कोप हो गया। अब चलिए प्रोसीजर करते हैं। ये पेशेंट 50 साल के मेल हैं जिनको लेफ़्ट साइड में मैसिव प्लूरल फ्यूजन है और जिसकी डायग्नोसिस नहीं बनी है। इसका थ्रोस्कोपी करेंगे। ये अल्ट्रासाउंड है। पहले हम अल्ट्रासाउंड में लोकलाइज कर लेंगे। जिस साइड में फ्यूजन है उस साइड में देखेंगे। अल्ट्रासाउंड में आप देख सकते हैं ये सी शेप्ड का डायफ्राम है, इसके नीचे फ्यूज़न है। यहाँ पे फ्यूज़न है, वहाँ पे हम लोग मार्क कर लेंगे। मार्क कर लिया, फिर दोबारा से फिर कंफर्म करेंगे। अब देख रहे हैं मैसिव फ्यूज़न है, तो ये हमारा थ्रोस्कोपी का साइट हो गया। ये एक स्टेराइल प्रोसीजर है, इसलिए हम अच्छे से स्टेलाइज कर लेंगे। पहले स्पिरिट से, फिर बीटाडिन से, इन सर्कुलर मैनर, ताकि अंदर से बाहर जाएं। फिर हम लोग स्पिरिट से अच्छे से क्लीन कर लेंगे। उसके बाद ड्रैप शीट बिछा के केवल जिस एरिया पे हमें करना है वही एरिया एक्सपोज करेंगे। ये हम लोग जैलोकेन ले रहे हैं, 1% जैलोकेन मिक्स विद एडिनालिन। अराउंड 15 to 20 ml हम लोग लेते हैं। सबसे पहले स्किन में देंगे क्योंकि स्किन काफ़ी पेन सेंसिटिव है। ये स्किन है। फिर हम लोग स्किन के बाद में सबक्यूटेनियस टिश्यू, मसल, फैट प्लेन, उसके बाद में पैराइटल प्लूरा, वहाँ पे हम अच्छे से देंगे। और जितनी बार हम देंगे उसमें हम नेगेटिव प्रेशर करके देखें कि ब्लड तो नहीं आ रहा है। देने के बाद में हम लोग प्लूरल फ्लूइड देखेंगे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इससे हमारी साइट कंफर्म होगी। इसमें प्लूरल फ्लूइड आ रहा है, इसका मतलब ये साइट कंफर्म हो गई। अब हम लोग 2 से 3 मिनट वेट करेंगे ताकि जो लोकल दिया है उसको एक्शन होने का टाइम मिल जाए। उसके बाद में हम लोग ब्लेड से छू के देखेंगे और पूछेंगे पेन तो नहीं हो रहा है। अगर पेन नहीं हो रहा है तो हम 1 सेंटीमीटर का स्किन इंसिजन देंगे, क्योंकि जो हमारा ट्रोकार है उसका आउटर डायमीटर 1 सेंटीमीटर है, इसलिए 1 सेंटीमीटर का स्किन इंसिजन देना है। और लेफ़्ट हैंड से इंडेक्स फिंगर और थंब से स्ट्रेच कर लेंगे ताकि हमें इंसिजन दिखाई दे। हमारा फैट दिखाई दे रहा है, इसलिए इतना डीप इंसिजन काफ़ी है, 1 सेंटीमीटर का। उसके बाद में आर्टरी फोर्सेप्स से हम लोग लेयर बाय लेयर सेपरेट करेंगे। पहले सबक्यूटेनियस टिश्यू, फिर फैट, फिर मसल और प्लूरा तक जाएंगे लेयर बाय लेयर। जब अंदर जाएंगे तो आर्टरी फोर्सेप्स बंद रहेगी और उसको जब बाहर आएंगे तब ओपन रहेगी, जिससे क्या है डिसेक्शन अच्छा होगा। अब हम लोग लगभग पैराइटल प्लूरा पहुंच गए हैं और अब हम लोग पंक्चर करने जा रहे हैं। जब पंक्चर करेंगे तो ये फ्री फीलिंग आएगी, हमारा प्लूरा पंक्चर हो गया है। इसके बाद हम लोग आर्टरी फोर्सेप्स खोल के डायलेट कर लेंगे और जो ट्रोकार था उस पर जैलोकेन जेल लगा लेंगे, जो कि लुब्रिकेंट की तरह काम करेगा। अब ट्रोकार विद कैनुला घुसा देंगे। जो बाहर वाला होता है वो कैनुला होता है, अंदर वाला ट्रोकार होता है। अब हम लोग जो अंदर का ट्रोकार है उसको निकाल लेंगे और ये थोरकोस्कोप में सक्शन लगा लिया, क्योंकि सक्शन से ही हम लोग प्लूरल फ्लूइड निकालेंगे। अब ट्रोकार निकाल लिया, उसके बाद में अब हम लोग थोरकोस्कोप से अंदर जाके देखेंगे। ये हम लोग अंदर जा रहे हैं। ये ट्रोकार है, वाइट दिख रहा है, ये कैनुला है, सॉरी, देख रहे हैं येलो कलर का फ्लूइड है। और हम लोग फ्लूइड निकालते हैं वेरी स्लोली, क्योंकि अगर फास्ट फ्लूइड निकालेंगे पेशेंट कफ करेगा और ये एक्सपेंसिव पल्मोनरी एडिमा के चांस ज़्यादा रहेंगे।
हम फ्लूइड निकालते भी जाते हैं और पहले अच्छे से प्लूरल कैविटी देख लेंगे कहाँ पे एबनॉर्मेलिटी है। अब इसमें आप देख रहे हैं ये नोड्यूल है, बड़ा नोड्यूल है पैरेटल प्लूरा पे। उसके बाद में हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ये कोलैप्स लंग है, ब्लैक वाला कोलैप्स लंग है और ये अपेक्स है। यहाँ पे देख रहे हैं पैरेटल प्लूरा है वो अनहेल्दी है, वाइट पैचेस हैं लेकिन कोई सिग्निफिकेंट मास या नोड्यूल नहीं है। छोटा सा नोड्यूल दिख रहा है बस, अदरवाइज तो ये वाइट वाइट पैचेस हैं, प्रॉब्ली इन्फ्लेमेटरी होगा। उसके बाद हम फिर से नीचे आते हैं और डायफ्राम देखते हैं। ये हमारा डायफ्राम है, इसमें देख लो रेस्पिरेशन के साथ में ये मूवमेंट कर रहा है और ये सीपी एंगल है, कोस्टोफ्रेनिक एंगल डायफ्राम के जस्ट बगल में है। यहाँ पे ये मल्टीपल मासेस हैं, बड़े बड़े मास हैं और नोड्यूल है। और इधर जाएंगे हम लोग तो देख रहे हैं ये कोलैप्स लंग है, फ्लूइड है और ये पेरिकार्डियम है। पेरिकार्डियम की जो रेट होती है वो हार्ट रेट के बराबर होती है और येलो येलो दिखाई दे रहा है, ये पेरिकार्डियल फैट है। हम लोग पेरिकार्डियम टच नहीं करते हैं, अदरवाइज अरिथमिया हो सकता है। ये पेरिकार्डियल फैट है येलो वाला। कभी भी पेरिकार्डियल से बायोप्सी लेने की कोशिश नहीं करते हैं। हम लोग फ्लूइड निकाल रहे हैं धीमे धीमे और देखते हुए जा रहे हैं। और बायोप्सी लेने से जस्ट पहले हम लोग 50 माइक्रोग्राम फेंटा दे देते हैं ताकि बायोप्सी लेते समय पेन ना हो, क्योंकि पैरेटल प्लूरा काफ़ी पेन सेंसिटिव होता है। तो ज़्यादातर जो एब्नॉर्मेलिटी होती है, चाहे वो मैलिग्नेंसी हो, ट्यूबरक्लोसिस हो, वो सीपी एंगल के पास में ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ ब्लड सप्लाई भी अच्छी होती है और ग्रेविटी से भी मेटास्टेट डिपॉजिट्स नीचे होते हैं। अब हम लोग बायोप्सी लेने के लिए तैयार हैं। अगर पेशेंट को पेन ज़्यादा होता है तो हम लोग बायोप्सी लेने से पहले जैलोकिन भी इंजेक्ट कर सकते हैं। जो बायोप्सी फोर्स से पहुँच गई, अब इसमें से हम लोग बायोप्सी ले लेंगे। हमारा सैंपल अच्छा आ गया है, देख लेंगे ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है। उसके बाद में हम लोग पहले नॉर्मल सलाइन में हम लोग बायोप्सी सैंपल ले लेते हैं बाबा और बाद में हम लोग ए बाबा। फॉर्मेलिन मिक्स कर लेंगे अगर हिस्टोपैथोलॉजी भेजना सो गए है। सो जाइए। ये बायोप्सी देखिए, ठीक से दिखाओ। वैसे भी विस्ल पूरा से है ना, ये पेनफुल बायोप्सी है, इसमें ये घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, ये बायोप्सी पीस है और बायोप्सी साइड पे ज़्यादा ब्लीडिंग भी नहीं हो रही है। तो अब हम लोग सेकंड बायोप्सी लेंगे। स्कोप निकाल लेंगे। यूजली उसी साइड से ले सकते हैं या दूसरी साइड से भी ले सकते हैं। तो अभी ये मास अच्छा है तो हम इसी से दूसरी बायोप्सी भी इसी से ले लेते हैं। हाँ, ये बायोप्सी सैंपल आ गया है। तो बायोप्सी लेने में ध्यान रखना है कि हमें विसल प्लूरा से बायोप्सी नहीं लेते हैं, अदरवाइज़ ब्रोंकोपिलर फिस्टुला डेवलप हो जाएगा। अब हम दूसरी साइड से बायोप्सी लेंगे। हमें मल्टीपल बायोप्सी लेते हैं, लगभग 6 से 8 बायोप्सी लेते हैं ताकि हम लोग अलग अलग लैब में अलग अलग टेस्ट भेज सकें। अब ये नोड्यूल है, सॉलिड नोड्यूल से हम लोग बायोप्सी लेंगे। बायोप्सी सैंपल बड़ा है इसलिए हम पूरा स्कोप ही निकाल लेंगे, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट का चैनल 2.8 साइज़ होता है। तो अगर बायोप्सी पीस बड़ा है तो वो चैनल में फंस जाएगा, इसलिए हम लोग पूरा स्कोप ही बाहर निकाल लिया और सलाइन में हमने सैंपल ले लिया है। तो हमारे पास में 3 अच्छे सैंपल हो गए। हम लोग यूजली 6 से 8 सैंपल लेते हैं। और हाँ दिखाओ, ये सैंपल अच्छा है, बड़ा सैंपल दिखाई दे रहा है डिब्बी में, अच्छा है। और बाय द टाइम हम लोग प्लूरल कैविटी का इंस्पेक्शन भी कर लेते हैं ताकि कहीं कोई सिग्निफिकेंट ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है। तो इस तरह से बायोप्सी सैंपल हमने ले लिए हैं, कोई ब्लीडिंग नहीं है। तो ये पैरेटल प्लूरा है और आप देख रहे हैं कि पैरेटल प्लूरा थिकनिंग भी है। अगर थिकनिंग नहीं होती है तो उसमें रेप कंटूर दिखाई देता है। अब एक और बायोप्सी ले लेते हैं। हाँ, ये बायोप्सी भी अच्छी है। तो ये बायोप्सी बड़ी थी इसलिए हमने स्कोप ही बाहर निकाल लिया।
टेलीस्कोप होता है ना। हम बायोप्सी 2 लैब में हिस्टोपैथोलॉजी भेजते हैं, और जो तीसरा जो सैंपल है वो हम लोग माइक्रोबायोलॉजी के लिए भेजते हैं, AFB, CB नेट के लिए। और जो हिस्टोपैथोलॉजी की भेजते हैं उसमें हम लोग फॉर्मेलिन मिलाते हैं, अराउंड 3 से 4 ml फॉर्मेलिन मिला देते हैं NS में। और जो माइक्रोबायोलॉजी की भेजना है वो NS में भेजते हैं, क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस काफ़ी कॉमन है इंडिया में। ये डायफ्राम है। अब एक डायफ्राम के पास से बायोप्सी लेते हैं। ये डायफ्राम पे ये अच्छा नोडुल लग रहा है, इससे हम लोग बायोप्सी ले लेंगे। यहाँ से बायोप्सी ले रहे हैं, ये काम करना और करने को है। क्योंकि इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री और मोलेकुलर डायग्नोस्टिक भी होना है, इसलिए सैंपल अच्छा होना चाहिए। और ये इन्वेसिव प्रोसीजर है, बार बार तो कर नहीं सकते हैं, इसलिए एक बार में जितना अच्छा सैंपल हो उतना अच्छा सैंपल हमें ले लेना चाहिए। तो सैंपल ले लिया है, और देख रहे हैं ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं है। अगर ब्लीडिंग होती है तो हम लोग टेनेक्सा दे सकते हैं, या जहाँ बायोप्सी लिया है वहाँ पर हम लोग लोकल ADR भी इंजेक्ट कर सकते हैं। ये नोड्यूल्स हैं। अब इस नोड्यूल्स में बायोप्सी ले लेते हैं। हाँ, ये पूरा नोड्यूल ही निकल के आता है। यूजली हम पील कर लेते हैं। पील कैसे करते हैं? पेटल प्लूरा को पकड़ के स्कोप से हम लोग एक घसीट लेते हैं, ताकि पूरा जो प्लूरा होता है वो पूरा खिंचा चला आता है। बाबा, ए बाबा, कोई खास ब्लीडिंग नहीं हो रही है, और बायोप्सी लगभग कंप्लीट हो गई है। अब हम लोग बस देख लेंगे कहीं कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, कोई सिग्निफिकेंट ब्लीडिंग तो नहीं है, और कोई दिक्कत तो नहीं है। ये अपेक्स हो गया, लंग कोलैप्स कर रहे हैं, और बायोप्सी साइट पे कोई ब्लीडिंग तो नहीं है। तो इस तरह से हमारा प्रोसीजर कंप्लीट हो गया। अब लोग उसको बाहर निकाल देंगे। अब हमें 24 या 26 फ्रेंच का इंटरकोस्टल ट्यूब डालते हैं। ये हम लोगों ने 24 का लिया है। इसमें आगे आर्टरी फोर्सेप लगा के, क्योंकि ये ट्रोकार का कैनुला है, उसके अंदर से नहीं जाएगी, इसलिए ट्रोकार निकाल के ही डालना पड़ेगा। और जिस स्पेस में हमने किया था उसी स्पेस में हम लोग ICD डालेंगे। तो ये हमारी ICD अंदर चली गई। इसमें हम लोग बिल्ट के हिसाब से ICD फिक्स करते हैं। ये बिल्ट अच्छी है तो हम लोग 10 सेंटीमीटर पे ICD फिक्स करेंगे, और उसके बाद में अच्छे से क्लीन करके सूचर करेंगे। हम लोग दोनों साइड से सूचर करते हैं ताकि निकले ना, लेफ़्ट साइड से भी राइट साइड से भी। तो पहले इसका हम लोग राइट साइड से सूचर करेंगे पहले, और सूचर करने में स्किन और सबक्यूटेनियस टिश्यू लेते हैं। हमें स्टेरिलिटी का ध्यान रखना है। तो हमने जो सैंपल लिया है उसको हमने 3 जगह बांट लिया है। तो 2 जगह हम हिस्टोपैथोलॉजी भेजेंगे, जिसमें कि हम फॉर्मेलिन मिला देंगे। फॉर्मेलिन कितना मिलाना है? यूजली 2 to 3 ml काफ़ी फॉर्मेलिन होता है। और जो थर्ड सैंपल है उसको हमने नॉर्मल सलाइन में रखा है, जिसको हम लोग ट्यूबरकुलोसिस के कल्चर के लिए भेजेंगे। अब हमने दोनों तरफ सूचर की नॉट बांध ली है। अब दोनों साइड से हम लोग ट्यूब फिक्स कर देंगे, ताकि ट्यूब हमारी निकले ना। फिक्स करने से पहले ट्यूब देख लेंगे हमने 10 पे फिक्स की है। अब दोनों साइड से अच्छे से ट्यूब फिक्स कर देंगे। जैसे नॉर्मल ICD डालते हैं उसी तरह से डालते हैं, कोई नया प्रोसीजर नहीं है। दोनों तरफ से फिक्स कर लिया। और सूचर करने से पहले ये मेक श्योर कर लेते हैं कि ICD बैग की फंक्शनिंग है कि नहीं है। तो ICD बैग में एयर कॉलम मूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो जिससे फंक्शनलिटी पता लग जाती है। सूचर करने के बाद में हम लोग स्मॉल साइज़ का बैंडेज लगा देते हैं। पहले बीटाडिन एक गॉज पीस पे लेके चारों तरफ बीटाडिन से कवर कर देंगे। पहले स्पीड से साफ़ कर लिया, क्योंकि जो अगर ब्लड होगा तो उसको पोंछना ज़रूरी है।
फिर छोटे से गॉज पीस पे लेके हमने चारों तरफ बीटाडीन गॉज लगा दिया, और उसके बाद में डायनाप्लास्ट लगाएंगे। में छोटी पीस लेते हैं और नीचे से एक लगाते हैं, फिर ऊपर से लगाते हैं, उसके बाद में नमस्ते स्टाइल में बैंडेज लगाते हैं। और ये बैंडेज इतना स्टिकी होता है कि ग्लव्स उतारना पड़ता है, लेकिन ध्यान रखना है कि ये हमें स्टेरिलिटी मेंटेन करनी है, स्टेराइल प्रोसीजर है, अदरवाइज़ एम्पायमा होने के चांस रहते हैं। तो इस तरह से हमारा ये प्रोसीजर ख़त्म हो गया। अब हम लोग वाइटल्स देख लेंगे। जैसे वाइटल्स इसके नॉर्मल है, पोस्ट प्रोसीजर भी सैचुरेशन 91% और सब ठीक है। और फिर आईसीडी बैग में देखेंगे कि ट्यूब फंक्शनिंग है कि नहीं है। तो हमारी ट्यूब फंक्शनिंग है, इनिशियल फेज़ में बीपीएफ आता है। इस तरह से हमारा प्रोसीजर कंप्लीट हो गया। ये सैंपल है, सैंपल इस तरह से तैरता हुआ दिखाई देता है। सो फ्रेंड्स, ये था आज का लाइव प्रोसीजर। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है और आपको कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए, और अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। थैंक यू वेरी मच।